गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास का अपना इकोनॉमिक्स का नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले का जो यूनिट था मनी एंड बैंकिंग वो मैं आपको करवा चुकी, और ये वाला जो यूनिट है वो सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था का है। यानी कि समष्टि का जो आपका 5वां चैप्टर है वो है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। अब हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये लेसन में से आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, थियोरिटिकल चैप्टर है इसीलिए मैं इसको रीड करके आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन हमारा जो आंसर करने का तरीका होगा वो बाकी के चैप्टर्स की तरह पॉइंट्स में करने के लिए ही होगा। चलिए अब बात करते हैं कि सरकारी बजट होता क्या है। जहाँ पर भी बजट शब्द का प्रयोग किया जाए या चाहे वो हम अपने घर के लिए बजट शब्द प्रयोग करें, बजट में केवल दो चीज़ें आती हैं कि बजट को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और वो पैसा आप कहाँ पर खर्च करने वाले हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आय और व्यय, ये दो चीज़ें बजट में समाहित होती हैं। तो हमारी जो बहुत प्रचलित और पुरानी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि आय तथा व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। ठीक है, अब चाहे वो सरकारी बजट हो, चाहे हम अपने घर में खुद पैसों का हिसाब लगाकर बजट बना रहे हैं, या पूरे देश के लिए बजट की बात की जा रही है, या एक छोटे समूह के लिए बजट की बात की जा रही है, बजट में केवल दो ही विवरण आते हैं। आय यानी कि प्राप्तियां, पैसा कहाँ से आएगा, और दूसरा होता है व्यय यानी कि जो पैसा आपने इकट्ठा किया है आप उसे किस प्रकार खर्च करेंगे। ठीक है, तो इसमें सरकारी बजट अर्थ तथा इसके अवयव, यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग चैप्टर पे ध्यान दें। संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो उसके लिए अनुमानित प्राप्तियों व खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना तथा सरकार की संवैधानिक कर्तव्यता को स्वीकार करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बजट का जो निर्माण है वो कब किया जाता है, तो आप बताएंगे कि वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में किया जाता है। हालांकि बजट घोषणा पत्र का संबंध एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफ़ी सालों तक रहता है। मतलब ये है कि जब हम बजट बनाते हैं तो हम केवल एक दिन या एक साल के लिए निर्मित नहीं करते, आने वाले कई वर्षों तक उसका प्रभाव बने रहता है। ठीक है, एक साल के लिए हम वो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो आने वाले कई वर्षों तक चलेगा। इसलिए इसमें क्या कहा गया कि बजट का प्रभाव आने वाले कई सालों तक रहता है। अतः दो तरह के खाते वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं, उन्हें केवल राजस्व खाते में शामिल किया गया है। अब देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें आंसर को या टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट नहीं दे रखा होता, और बीच में से कुछ टॉपिक दे रखे होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। इसलिए चैप्टर रीड करने के साथ साथ जो मैं बोलती हूँ उस पर भी आप ध्यान लगाएं। इसमें जो नाम आया है राजस्व खाते, तो ये जो नीचे की 4 लाइन हैं ये हैं हमारे बजट के प्रकार से संबंधित, जिसे हम आगे फ्लो चार्ट में करेंगे। तो अभी केवल आपको बजट की डेफिनेशन करनी है। सरकारी बजट क्या है? आय और वित्तीय वर्ष का लेखांकन बजट कहलाता है। अब बात आती है सरकारी बजट के उद्देश्यों की। तो सरकार बजट क्यों बनाती है? सरकार बजट इसीलिए बनाती है ताकि हमारे देश में जो आर्थिक क्रियाओं का संचालन है वो सुचारू रूप से हो सके। सरकार जन कल्याण बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। जैसे अब इसमें आगे आपके कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि सरकार क्या करती है। पहला,
सरकारी बजट का आवंटन कार्य। अब इसे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, सरकारी बजट के उद्देश्य, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरकारी बजट के कार्य। तो आप अपने दिमाग में बना करके चलें कि आप सरकारी बजट के उद्देश्य प्लस कार्य दोनों पढ़ रहे हैं। पहला कार्य क्या है सरकार के बजट बनाने का, कि सरकार बजट बना करके आवंटन करती है। किस चीज़ का आवंटन होता है, कि हमारे देश में इन वस्तुओं पर इतना खर्च किया जाएगा, इन योजनाओं पर इतना खर्च किया जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, अपना जो पैसा सरकार इकट्ठा करती है उसका बंटवारा अलग अलग इकाइयों में करती है। तो देखिए इसमें आगे, सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, अर्थात उपभोक्ताओं व उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार की वस्तुओं के एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो है सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, ये होती हैं सार्वजनिक वस्तुएं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सार्वजनिक वस्तु क्या होती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जिन वस्तुओं को बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, मतलब कभी आप दुकान पर गए हैं और आपने दुकान पर कहा हो कि भाई हमें 50 रुपये की सुरक्षा चाहिए, हमें चोरी डकैती का डर है तो आप हमें सुरक्षा खरीद करके दे दीजिए। हमने नहीं कहा, क्योंकि ये चीज़ें दुकान पर मिलती नहीं हैं। इसके अलावा हम अलग से ये नहीं कहते कि भाई हम सड़क बनवा रहे हैं अपने लिए, हम खुद की गाड़ी को चलाने के लिए हम सड़क बनवा रहे हैं, हम ऐसे भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हमें बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती, केवल सरकार ही हमें वो वस्तुएं उपलब्ध करवा सकती है, उन्हें कहा जाता है सार्वजनिक वस्तुएं, ठीक है। दूसरा आता है निजी वस्तुएं। तो देखिए क्या है ये, यह समझने के लिए कि सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार को क्यों करनी पड़ती है, हमें निजी वस्तुओं जैसे कि कपड़े, कार, खाद्य सामग्री और सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर समझना होगा। तो निजी वस्तुएं क्या होती हैं, सार्वजनिक का उल्टा कर लेते हैं कि वे वस्तुएं जो हमें बाजार तंत्र के द्वारा मिल जाती हैं, ठीक है, जैसे कि कपड़े, कार, खाद्य पदार्थ, अन्य वस्तुएं आदि। अब बात आती है इनमें अंतर की, कि अगर आपसे पूछा जाए सार्वजनिक व निजी वस्तुओं में क्या अंतर है, तो इनमें दो मुख्य अंतर हैं। पहला ये कि सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित नहीं होते। मतलब इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो चीज़ें उपलब्ध हमें करवाती है, तो सरकार ये नहीं कहती कि भाई ये 2 व्यक्ति तो इसका फ़ायदा ले सकते हैं और 2 व्यक्ति नहीं ले सकते। जैसे कि सड़क है, वो सड़क सुविधाएं सरकार हमें प्रदान करवाती है, तो गवर्नमेंट हमें ये नहीं कहती कि भाई ये वाला व्यक्ति तो सड़क पर नहीं चल सकता और बाकी सारे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी के लिए उपलब्ध है, इसीलिए उसका नाम है सार्वजनिक, ठीक है। यानी कि इसके जो लाभ हैं वो केवल एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित नहीं रह सकते, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है तथा कमीज पहनता है तो ये वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं, ये तो निजी वस्तुएं थी, तो निजी वस्तुओं के लिए हमें कह सकते हैं भाई कि ज़रूरी नहीं है सबको उपलब्ध हो जाए, जिसके पास पैसा है वो ले लेगा और जिसके पास नहीं है वो नहीं ले पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के उपभोग तथा अन्य व्यक्तियों के उपभोग में प्रतियोगी संबंध है। कहने का मतलब यह है कि जो निजी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को लेकर के प्रतियोगिता पाई जा सकती है, ठीक है। जैसे कपड़ा है, दूसरी कंपनी का कपड़ा भी खरीद सकते हैं हम, दोनों कंपनियों में क्या हो जाएगी, प्रतियोगिता हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए सार्वजनिक वस्तुओं की, तो हम ये नहीं कह सकते भाई सड़कें हम दूसरी कंपनी की सड़कों पर चलेंगे, ठीक है, या दूसरी कंपनी की रास्ते से चलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो क्या है, केवल एक ही इकाई यानी कि सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, तो उनमें आपस में प्रतियोगिता नहीं होती है।
अब अगला अंतर इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरों के लिए उसके उपयोग की उपलब्धता को कम नहीं करेगा। यहाँ पर बात हो रही है सार्वजनिक वस्तुओं की। तो मतलब समझिए इसका कि मान लीजिए कि आज हम सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलने से सड़क घिसेगी नहीं और दूसरा उपभोक्ता भी आसानी से उसका उपभोग कर सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति अगर सड़क का उपभोग कर रहा है तो दूसरे दिन वो घिस जाएगी, धीरे धीरे अन्य व्यक्तियों के उपभोग पर असर पड़ेगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते। जबकि निजी वस्तुओं के लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि उसका उपभोग एक व्यक्ति कर रहा है तो हो सकता है कि अगले उपभोक्ता के लिए वो वस्तु कम पड़ जाए। मान लीजिए दुकान पर हम कोई खाद्य पदार्थ खरीदने गए और हमने उसकी ज़्यादा इकाइयाँ खरीद ली, तो हो सकता है कि उसके बाद जो दूसरा ग्राहक आएगा उसके लिए वो कम बचे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता वो सभी के लिए एक जैसी होती है। एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित नहीं करता। जबकि निजी वस्तुओं में क्या होता है, सभी के लिए तो वो भी होती है, लेकिन एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी दो अंतर तो देखे हैं। हालांकि इसमें ये कहा गया है कि दो ही अंतर बताए गए, जबकि इसमें और भी कई अंतर हैं। दो अंतर हमने ये देखे कि पहले क्या है, पहला अंतर क्या था, पहला अंतर ये था कि सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, जबकि निजी वस्तुएं ये सीमित उपभोक्ताओं के लिए भी हो सकती हैं। दूसरा अंतर क्या था कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग दूसरे व्यक्तियों के उपभोग को प्रभावित नहीं करता और निजी में एक का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित कर सकता है। अब हम अगले अंतर की बात करते हैं। निजी वस्तुओं के संदर्भ में जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करेगा उसे इसका लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है। यदि आप टिकट नहीं खरीदें तो आप सिनेमा घर में फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो फिल्म है वो किसके अंदर आएगी, निजी के अंदर। जैसे मान लीजिए कि अगर आप दुकान पर जाते हैं, सामान लेते हैं, पैसे देते हैं तो वो आपको वस्तु मिल जाती है, और अगर पैसे नहीं देते तो वो वस्तु आपको नहीं मिलती। लेकिन क्या सार्वजनिक वस्तुओं के लिए ऐसा होता है? सार्वजनिक वस्तुओं के लिए ऐसा नहीं होता कि अगर हमने भुगतान नहीं किया तो हमें उसका उपभोग करने से रोका जाएगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति टैक्स पे करता है, लेकिन मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति जो प्रत्यक्ष कर नहीं दे रहे फिर भी वो सड़क पर चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ व्यक्ति पे नहीं कर रहे, पैसे नहीं दे रहे, तभी भी वो सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वापस इसमें जो बुक में देखिए कि सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई भी कारगर तरीका नहीं है। इसीलिए सार्वजनिक वस्तुओं का इनको गैर अपवर्जनीय कहा जाता है। गैर अपवर्जनीय मतलब कि ये सभी के लिए उपलब्ध होती हैं। ठीक है, यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान नहीं भी करते तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु का उपभोग करता है, लेकिन हर व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु के लिए पैसे नहीं देता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मुफ्तखोरी की समस्या बढ़ जाती है। जो टैक्स पे कर रहे हैं वो भी उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, जो टैक्स पे नहीं कर रहे वो भी उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, सरकार के जो खर्चे हैं वो सरकार को जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था अंतर। अब हम आखिरी का इसका पैराग्राफ देखते हैं कि सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अंतर होता है। ये पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि सार्वजनिक और निजी वस्तुएं किसे कहा जाता है,
और उनके 3 अंतर क्या हैं। अच्छा, इस चक्कर में हम अपना मेन टॉपिक ना भूलें। हम पढ़ रहे थे सरकारी बजट का अर्थ हमने देख लिया था, उसके बाद हम इसके उद्देश्य और कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो पहला कार्य हमने क्या किया, इसका पहला कार्य क्या था, सरकारी बजट का आवंटन कैसे होता है। तो हमने कहा कि सरकारी बजट यानी कि सरकार सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के लिए बजट बनाती है। फिर इसी में से क्वेश्चन निकल रहा है आपका कि सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा कार्य पढ़ेंगे। दूसरा कार्य का मतलब इसमें दिया हुआ है सरकारी बजट का पुनः आवंटन का कार्य। सरकारी बजट के पुनः आवंटन का कार्य। तो देखिए, इसमें अध्याय 2 से हमें पता चलता है, हमने वैसे राष्ट्रीय का चैप्टर पढ़ लिया है। अध्याय 2 का मतलब राष्ट्रीय चैप्टर की बात हो रही है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात फर्म या घरेलू क्षेत्र से, या सरकार की ओर किया जाता है। ये लाइन आपको शायद कम समझ में आए, क्योंकि जिन बच्चों ने राष्ट्रीय का चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र थे उनके बीच हमने आय का चक्राकार प्रवाह देखा था, उन्हीं को समझ में आएगा ये। ठीक है, तो इसको मैं अपने तरीके से समझा देती हूँ कि सरकारी आय का पुनर्वितरण या आवंटन क्या होता है। देखो, पहला और दूसरा जो कार्य हैं वो आवंटन से संबंधित हैं कि सरकार अलग अलग क्षेत्र में पैसा बांट रही है काम करने के लिए। पुनः आवंटन का मतलब होता है कि सरकार की दृष्टि से मान लीजिए कुछ क्षेत्र छूट गए, सरकार ने उनको बजट में शामिल नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि नया उन वस्तुओं के लिए या आय का पुनर्वितरण करने के लिए, पुनः आवंटन करने के लिए वापस से बजट बनाएगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकारी बजट का उद्देश्य पुनः आवंटन का कार्य करना भी होता है, और कुछ नहीं करना आपको इसमें। अब हम तीसरे कार्य की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा जो कार्य होगा वो है सरकारी बजट का स्थिरीकरण का कार्य, यानी कि सरकारी बजट में स्थिरता। तो बजट में स्थिरता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार जो बजट बनाती है वो इस प्रकार हो कि हमारे देश में आय और रोज़गार के उतार चढ़ावों को हम कम कर सकें। आय और रोज़गार के उतार चढ़ाव का मतलब कि कभी हमारे देश में मंदी और मुद्रास्फीति की जो स्थितियां आती हैं उनमें लोगों को काम मिलता भी है और कुछ लोगों से जो काम है वो छिन जाता है। तो ये जो उतार चढ़ाव रहते हैं इनको कम करना भी बजट का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अब इसमें जो आगे दिया हुआ है वो ये है कि देखिए, मेन चीज़ तो हमने कर ली कि बजट स्थिरीकरण का कार्य क्या होता है, हमारे देश में अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं हम उन्हें कम करें। ठीक है, एक ऐसा बजट बनाएं। अब ऐसा बजट कैसे बनाएं, तो देखिए आगे, अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है। ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो मुद्रास्फीति महंगाई आती है वो किस पर निर्भर कर रही है, मांग पर। यानी कि अगर मांग ज़्यादा होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। ठीक है, तथा कुल मांग सरकार के अलावा निजी कारकों जैसे आय और साख की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। साख की उपलब्धता का मतलब कि अगर लोगों को ऋण जल्दी मिलते हैं तो मांग ज़्यादा करते हैं। किसी भी समय में ऐसा हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो। वही कई बार ऐसा हो सकता है, ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कई बार देश में मांग ज़्यादा हो जाती है और मांग को पूरा करने के लिए जो संसाधन है, कई बार नहीं हमेशा ऐसा होता है कि मांग को पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो कम पड़ जाते हैं, फिर इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस स्थिति में सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है बजट बना करके। अब उस बजट में वो लोगों को रोज़गार देने का काम कर सकती है या दूसरी अन्य योजनाएं चला सकती है ताकि लोग
मुद्रास्फीति का सामना कर सकें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको केवल इतना ही कहना है कि सरकार की बजट बनाने का उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं का स्थिरीकरण करना भी होता है, ताकि हमारे देश में जो उतार चढ़ाव आते हैं, मंदी और मुद्रास्फीति की जो समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं, उनमें स्थिरता लाई जा सके या कमी लाई जा सके। ठीक है, अब हमने इसके भी केवल 3 उद्देश्यों के कार्य देखे हैं। पहला क्या था? सरकारी बजट के आवंटन का कार्य। दूसरा था सरकारी बजट का पुनः आवंटन। और तीसरा था सरकारी बजट के स्थिरीकरण का कार्य। और हम क्या करेंगे, आप इसमें प्राप्तियों का वर्गीकरण टॉपिक को ना देखें, आप सीधा इसमें जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसे देखें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को जब हम करते हैं तो केवल यही फ्लो चार्ट काम में आता है और इस फ्लो चार्ट से हमारा पूरा लेसन हो जाता है। ये जो टॉपिक है वो सरकारी बजट का वर्गीकरण करता है, या हम ये कह सकते हैं कि सरकारी बजट के प्रकार बताइए। तो आप इस फ्लो चार्ट को अगर ध्यान से कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर हमारा इसी में कवर हो जाता है। सरकारी बजट क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। इस क्वेश्चन के अलावा आता है सरकारी बजट का वर्गीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सरकारी बजट को कुल 2 भागों में बांटा गया है। पहला वो होता है राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। ठीक है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि बजट शब्द का मतलब है पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ खर्च करना है। मान लीजिए सरकार के पास तो बहुत तरीके से पैसा आता है, तो सरकार के पास जो बजट बनाने के लिए पैसा आएगा उसके आधार पर हमने इसे 2 भागों में बांटा, एक तो राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके दोनों बजट की। पहले राजस्व बजट, ये क्या होता है? तो राजस्व शब्द का मतलब है कि सरकार को करों से जो आय प्राप्त होती है, यानी कि राज्य की वो आय जो उसे करों से प्राप्त होती है। ठीक है, उससे बनता है राजस्व बजट, यानी कि सरकार जो हमसे टैक्स लेती है उससे सरकार के पास जो पैसा जाता है उस पैसे से जो सरकार बजट बनाती है वो होता है राजस्व बजट। अब अगर हमने राजस्व और पूंजीगत बजट में से एक बजट कर लिया तो दूसरा बजट हम सेम टू सेम कर पाएंगे वैसे ही, डेफिनेशन के अलावा। अब हमको क्या करना है, हमने इसका अर्थ तो देख लिया कि राजस्व बजट होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि राज्य की उस आय से बनता है जो सरकार करों से बनाती है। अब हमें क्या करना है, इस बजट के 2 भाग काटे हैं, क्योंकि हमने फिर से याद दिला रही हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ खर्च करना है, यही बजट होता है। तो राजस्व बजट के भी हमने इसी आधार पर 2 भाग किए कि पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ, और जब पैसा आएगा तो उसे खर्च कैसे करना है, यानी कि राजस्व व्यय। तो बजट के 2 भाग हो गए, आय और व्यय। आय को आप राजस्व प्राप्तियां भी बोल सकते हैं और व्यय को राजस्व व्यय बोल दिया हमने। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति का मतलब हम समझे कि सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा। पैसा प्राप्त करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था कि सरकार के पास पैसा करों से आएगा, जिसे हमने क्या कहा, कर राजस्व। और ऐसा नहीं है कि केवल करों से पैसा सरकार के पास आता है, करों के अलावा जो पैसा सरकार के पास आएगा उसे हम कहेंगे गैर कर राजस्व। ठीक है, अब यहाँ पर जो गैर कर राजस्व व्यय लिखा हुआ है इसे आप सही कर लें, क्योंकि ये है आय प्राप्ति में, तो इसे व्यय नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो राजस्व बजट के हमने 2 भाग किए, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय।
अभी हम केवल राजस्व प्राप्तियों की बात करेंगे जो कि हमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व से प्राप्त होती हैं। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आप सरकारी बजट किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं भी अगर मन से बताना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में रखें, लेकिन इसे बनाने के उद्देश्य या 3 जो कार्य मैंने आपको बताए हैं वो करेंगे। इसके अलावा आपको ये करना है कि सार्वजनिक और निजी वस्तुएं क्या हैं, इनमें कोई 3 अंतर या 4 अंतर बताइए। 4 अंतर आप बता सकते हैं, 3 तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, चौथा अंतर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमने हमारी भाषा में किया था। इसके बाद हमें क्या करना है, सरकारी बजट का वर्गीकरण करना है, यानी कि सरकारी बजट के प्रकार। तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं आपकी बुक में, लेकिन इससे 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। फिर हमने क्या किया, राजस्व बजट के 2 हिस्से किए, प्राप्तियां और व्यय। और प्राप्ति के हमने 2 पॉइंट करे हैं, राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे बढ़ेंगे कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करें। थैंक यू।